नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में एंड हम कवर कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट। इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 इज बेसिकली इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड सेक्शन 2 डीलिंग विद द डेफिनेशंस दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट लिमिटेशन एक्ट, their act provisions now. So some provisions are important only for your prelims exam. तो हमारी अप्रोच उसमें वैसे ही होगी और आपको वैसे ही फॉलो करना है। आई एम नॉट गोइंग इनटू सो मच डिटेल्स, क्योंकि डिटेल वाले प्रोविजंस आगे बहुत सारे आने वाले हैं। नंबर 1, टाइटल क्या है? लिमिटेशन एक्ट 1963। प्लीज कम टू दिस सेक्शन नंबर 1. This act may be called the Limitation Act 1963 and this is the question for your prelims. Everyone knows it now. Name of the act with year should be remembered by you. It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. सब जानते हैं इसको क्या होगा? And it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazettes appoint. बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको ये ध्यान रखना है। नेम क्या है और एक्सटेंशन कहाँ पर है? होल ऑफ द इंडिया है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एसआरए में भी यही है ना। और इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट ये रही आपको। एंड दिस क्वेश्चन हैज कम इन योर एग्जाम। लिमिटेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1/1/1964। दिस इज द क्वेश्चन। द लिमिटेशन एक्ट एक्सटेंड्स टू व्हाट? होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। दीज क्वेश्चन हैज कम इनटू। ठीक, लिमिटेशन एक्ट brought into force, came into force होना चाहिए था 1964। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम ईयर पूछ लिया, कौन से ईयर में आया था ये। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन नंबर 1। कुछ समझाना है इसमें? कुछ समझाने वाली बात नहीं है। नाउ कम टू डेफिनेशन पार्ट, सेक्शन 2 डेफिनेशन। सी द क्वेश्चन, which of the following sections of the Limitation Act 1963 deals with the definition? सेक्शन 2। वेरी सिंपल, ऐसे क्वेश्चन पिक करने हैं आप लोगों ने, कर लेंगे। इसको देख के लगता हो कितना आसान है जज बनना, है कि नहीं है? बस इतना ही काम करना है। अब दिक्कत यह है कि हमें 8-10 सेट को एक साथ याद रखना है बस। किसी की 2 में है, किसी की 3 में है, किसी की इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इतना याद रखना है, फिर आसान है सब कुछ। मतलब चुटकियों वाला काम है एक्चुअली करना चाहो तो, बस मन की बात है आप लोगों की। देखिए नाउ पहले डेफिनेशन ए, 2 का ए, एप्लीकेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए, बस इस तरीके से पढ़ना है हम लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 डिफाइंस एप्लीकेंट? कौन सा सेक्शन? सेक्शन इज व्हाट? 2A। हेडिंग से क्वेश्चन आ गया, एप्लीकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड एप्लीकेंट एज डिफाइंड अंडर दिस 2A मीन, इसका मीनिंग क्या क्या है? पेटिशनर, ABC लाइन दे दिए और आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। उसी तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ना है। इट विल नेवर कम इन योर मेंस, इट विल कम ओनली इन प्रीलिम्स। उसी से पढ़ना है हम लोगों ने। अब देख लीजिए हेडिंग क्या है इसकी। एप्लीकेंट इंक्लूड्स पेटिशनर, हमारे इसमें ए है क्वेश्चन में, पेटिशनर। ठीक है। सेकंड, एनी पर्सन फ्रॉम होम और थ्रू होम एन एप्लीकेंट डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई। बी ये रहा, और सी वही है, एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। ऑप्शन इज डी। समझ लीजिए क्या क्या है कि एप्लीकेंट, अगर वेयर एवर द टर्म एप्लीकेंट इज यूज इन लिमिटेशन एक्ट, इसका मतलब क्या क्या होगा, कौन कौन से व्यक्ति इसके अंदर इंक्लूड होंगे। नंबर 1 पेटिशनर होगा, है ना, और वो व्यक्ति होगा एनी पर्सन फ्रॉम होम, फ्रॉम और थ्रू होम एन एप्लीकेंट डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई। जिस, अगर सपोज कीजिए आई एम अप्लाइंग बिफोर द कोर्ट, आई एम गोइंग टू द कोर्ट फॉर सीकिंग एनी रिलीफ, एंड मैं तो हुई हूँ, पेटिशनर हो गया मैं, तो मैं जिस व्यक्ति से राइट डिराइव कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने राइट, मेरे पापा की प्रॉपर्टी थी, अब मैंने मेरे राइट मुझ पर आ गया उसको, तो आई एम ड्राइविंग माई राइट फ्रॉम माई फादर। तो दिस एप्लीकेंट, term applicant will include him also, any person from whom I am driving my right. Second, whose estate is represented by the applicant and executor or administrator or other representative. मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं है,
आई एम ओनली ट्रस्टी, आई एम ओनली एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट आई एम गोइंग टू द कोर्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो देयरफॉर इन दैट केस जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो भी एप्लीकेंट वर्ड के अंतर्गत इंक्लूड होगा। तो ये 3 व्यक्ति हो गए ए बी सी। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, कर लेंगे, रेज हैंड अगर समझ में आ गया हो तो। वेरी गुड। एप्लीकेशन इंक्लूड्स पेटिशन, कुछ नहीं है। सी बिल ऑफ एक्सचेंज, क्वेश्चन कैसे आया प्रीलिम्स में, कैसे आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डिफाइंस बिल ऑफ एक्सचेंज? टू सी। तो याद कर लेंगे, करिए। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हुंडी एंड चेक। नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग भी समझाऊंगा यहाँ पर मैं, सिर्फ आप ये बात याद रखिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या आता है, हुंडी भी आती है और चेक भी आता है। और क्वेश्चन ये रहा आपके साथ सामने, छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज में एज पर सेक्शन 2C, देखो क्या कहा है, एज पर सेक्शन 2C, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दूसरी है, इसलिए उन्होंने कहा, क्वेश्चन में क्या पूछा, एज पर सेक्शन 2C ऑफ द लिमिटेशन एक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स व्हाट? हुंडी एंड चेक। नेक्स्ट सी 2D, बॉन्ड की डेफिनेशन। अगेन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डिफाइंड बॉन्ड? जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये सिंपल बॉन्ड है। 2D क्या है डेफिनेशन? बॉन्ड इंक्लूड एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाई ए पर्सन ओब्लाइजेज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर ऑन कंडीशन। देखिए क्या है, इसको समझ लीजिए। बॉन्ड का मतलब क्या है? सपोज कीजिए, मतलब ये लिटरल मीनिंग में जाइए, थोड़ा फनी उसमें समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए। एक स्टूडेंट है, वो कभी पंक्चुअल नहीं होता यहाँ पर, सही है। एक दूसरा स्टूडेंट है, वो पंक्चुअल है। तंग आके उससे कहा गया, जो इम्पंक्चुअल है, कि अब तुम बॉन्ड भरो, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हें इतने रुपए देने पड़ेंगे। सपोज कीजिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे, सही है। तो दैट इज ए बॉन्ड। अब समझिए क्या, बॉन्ड इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट वेयर बाई ए पर्सन ओब्लाइजेज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक ऑब्लिगेशन लेता है अपने पर कि आई विल पे यू मनी ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड और नॉट परफॉर्म्ड एज द केस में बी। कि अगर मैं टाइम पर आ गया तो ये कंडीशन पैसे पेमेंट करने की, जो पैसे की ऑब्लिगेशन वो जीरो हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी फिर वो। तो अब वो व्यक्ति टाइम पर आ गया तो पे ऑब्लिगेशन टू पे मनी वॉइड, नहीं आया तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो समझे बॉन्ड का मतलब। अब ये हर जगह है, बॉन्ड भरवाते हैं, कोर्ट में भरवाते हैं कि आप अपीयर होंगे, बॉन्ड भरिए, अलग अलग तरह के बॉन्ड हो गए यहाँ पर, वो है कि नहीं है। तो बॉन्ड का मतलब समझ में आया आपको, कहाँ डिफाइंड है? 2D में। क्वेश्चन आया 2D पर आया, और क्वेश्चन आया लैंग्वेज पर दे दिया, और ये पूछा गया कि ये किसकी लैंग्वेज, क्या है ये? बॉन्ड। बॉन्ड की डेफिनेशन दे दी पूरे क्वेश्चन में, और फिर पूछा गया ये वारंटी है, गारंटी है, बॉन्ड है, क्या है? दिस इज बॉन्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिख करके याद करना पड़ेगा इसको, कि बॉन्ड की डेफिनेशन समझ में आ जाए आप लोगों को। 2E डिफेंडेंट मैं नहीं समझाऊंगा। 2E में डिफेंडेंट है, ईजमेंट। ईजमेंट कितने लोग समझते हैं? ईजमेंट, पहला क्वेश्चन, ईजमेंट कहाँ डिफाइंड है? 2F में डिफाइंड है। एक बात, अब ईजमेंट का मतलब समझ लीजिए। ईजमेंट इंक्लूड्स ए राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। इसको प्लीज ब्रेक करके समझिए। ईजमेंट्री राइट का मतलब क्या होता है? ईजमेंट इंक्लूड्स ए राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट बात कि राइट ऑफ ईजमेंट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्ट, एक बात। सेकेंडली, क्या बाय विच one person is entitled to remove and appropriate for his own profit any part of the soil belonging to the another or anything growing in or attached to or subsisting upon the land of another। इसको मैं आम भाषा में समझाता हूँ आपको, स्लाइड भी दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले समझिए,
कि जो ईजमेंट्री राइट है, एक बात, इट इज़ नॉट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड बात, इट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ अदर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी है? आपकी। राइट किसका है? मेरा उस पर। कैसे? मेरा घर और आपका घर इस तरीके से बना हुआ है कि मैं जब अपने घर पे जाऊंगा तो आपके किसी घर के पार्ट से निकलना पड़ेगा मुझे। वो आपका बरामदा हो सकता है, वो आपका आउटर ओपन स्पेस हो सकता है, वो पीसफुल एंजॉयमेंट चल रहा है। वो कब अराइज होता है वो अलग बात हो गई। नाउ माई राइट टू गो पास थ्रू योर लैंड है। लैंड किसका है? आपका। उस राइट को क्या बोलते हैं? ईजमेंट्री राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जो मेन मुख्य बात अभी यहाँ पे समझनी है, बिकॉज ईजमेंट एक्ट नहीं पढ़ रहे हम लोग यहाँ पर। बात क्या है? इट इज ईजमेंट इज ए राइट, एक बात। सेकंड, इट इज नॉट अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट, दो बातें। और बाय क्या है? बिकॉज ऑफ दिस राइट ए वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू व्हाट? ये देख लीजिए पहले, बिलोंगिंग टू दी अनदर, दूसरे व्यक्ति की लैंड पर आपको राइट मिल जाते हैं। बस क्या? व्हाट? टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट व्हाट? एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अदर, और फॉर एनीथिंग ग्रोइंग इन और अटैच टू और सब्सिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ अदर। दूसरे के लैंड पर, दूसरे की भूमि पर आपको राइट क्रिएट हो जाते हैं। उसकी कोई ग्रोइंग, कुछ ग्रो हो रहा है, कुछ अटैच्ड है, वॉट एवर इट में बी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको ईजमेंट का? कहाँ डिफाइंड है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट डिफाइंड इन लिमिटेशन एक्ट? तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। फॉरेन कंट्री मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया। कहाँ डिफाइंड है? जी में। गुड फेथ, नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। अगेन ध्यान रखना, गुड फेथ का मीनिंग का मतलब क्या है? व्हाट इफ इट इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, वी कैन से इट इज डन इन गुड फेथ। कहाँ डिफाइंड है? 2H में। आईपीसी में भी डिफाइंड है, वो ध्यान होगा आपको। अगेन सेम 2H पूछ लिया। प्लेंटिफ कहाँ डिफाइंड है? आई में। ये इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये आपको समझना है। 2J, पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब पीरियड। 2J में दो डेफिनेशन दे रखी हैं, एक है पीरियड ऑफ लिमिटेशन और दूसरा है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। इनकी टेक्निकलिटी समझ लीजिए भाई, अगर आपको लिमिटेशन एक्ट समझना है ढंग से। तो क्या क्या? पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। शेड्यूल में जो टाइम पीरियड बता रखा है, ये रहा शेड्यूल। पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब क्या है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। शेड्यूल के द्वारा किसी सूट, अपील या एप्लीकेशन का जो लिमिटेशन पीरियड बता रखा है उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जैसे आपका ये शेड्यूल है ना, यहाँ पर सूट कौन सा है? इट मे बी फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन, इट मे बी फॉर रिकवरी ऑफ मनी हो सकता है। और यहाँ पर वो दे रखा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 ईयर्स है या 12 ईयर्स है या कुछ कम ज़्यादा जो भी होगा। और फिर है टाइम फ्रॉम विच पीरियड बिगिंस टू रन, कौन सी डेट से काउंटिंग करेंगे आप। 3 है ये। तो इस शेड्यूल में जो टाइम दिया हुआ है, सपोज कीजिए समवेयर इट इज गिवन 3 ईयर्स, इट मीन्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज व्हाट? 3 ईयर्स। समझ में आ गई बात आपको? तो लिमिटेशन पीरियड इज कहाँ मिलेगा आपको? शेड्यूल में मिलेगा लिखा हुआ। अब आ जाइए सेकेंड टर्म पर। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का मतलब क्या है? इट मीन्स व्हाट? पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। नहीं समझ आई बात आपको? देखिए 3 साल का टाइम दिया हुआ। प्लीज गो टू सेक्शन 6, हेडिंग देखिए बस जरा प्लीज, जोर से पढ़िए हेडिंग जल्दी से, फास्ट। लीगल डिसेबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति, समवन इज सफरिंग फ्रॉम लीगल डिसेबिलिटी, समझो सपोज कीजिए इंसैनिटी, फॉर ए सूट पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 3 ईयर्स। मोटा मोटी बात समझिए, उसको 3 साल के अंदर वो सूट लेकर आना चाहिए था, लेकिन वो इधर जजमेंट आया, इधर पागल हो गया,
और 5 साल तक उसका पागलपन का इंसेनिटी का इलाज चलता रहा, तो 3 साल का पीरियड कब से काउंट होगा? और वो जो कंप्यूटेशन निकलेगी वो कंप्यूटेड, समझ रहे हैं बात, कैलकुलेशन जो होगी वो डिफरेंट कि उस दिन कुछ दिन छुट्टी हो गई, लास्ट डे कोर्ट ऑफ हो गई, और देयर में सो मेनी रीजंस, तो उन सारे प्रोविजंस के हिसाब से जो कैलकुलेशन करके जो पीरियड निकाला जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो लिमिटेशन पीरियड व्हेन कैलकुलेटेड बिकम्स प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। समझ आई बात नहीं? लिमिटेशन पीरियड आफ्टर कैलकुलेशन बिकम्स प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो अल्टीमेटली यू हैव टू फाइल द सूट इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। लिमिटेशन पीरियड तो स्टैट्यूट ने बता दिया, लेकिन आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई डिसेबल हो सकता है, कोई इंसेन हो सकता है, कोई वट एवर मे बी रीजन्स, तो उनको देखते हुए यू विल कैलकुलेट एंड देन यू विल फाइल योर सूट। वहाँ पे एक्सटेंडेड टाइम मिल जाता है आपको फिर, ठीक है। तो दिस इज प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। एंड जब भी आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे तो आपको बार बार ये आएगा, लिमिटेशन पीरियड, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो ये डेफिनेशन क्योंकि वर्किंग बहुत है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखनी चाहिए हर समय। नाउ के प्रोमिसरी नोट, अगेन क्वेश्चन वैसे आएगा पहला कि कहाँ डिफाइंड है, 2K में है। प्रोमिसरी नोट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाई द मेकर एंगेजेस एब्सोल्युटली टू पे ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अनदर। प्रोमिसरी नोट, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, दिस इज ए प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट, सही है, वेयर बाई, जिसके द्वारा मेकर यानी कि जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया है, एग्जीक्यूट किया है, एंगेजेस एब्सोल्युटली मतलब विदाउट एनी कंडीशन टू पे ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, जो उसमें सम लिखा होगा 50,000, इट मीन स्पेसिफाइड मीन्स वट एवर हैज बीन मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो इफ आई एम गिविंग यू प्रोमिसरी नोट, इट मीन्स इन दैट डॉक्यूमेंट आई एम सेइंग व्हाट कि आई विल पे यू ₹50,000। एब्सोल्युटली मीन्स विदाउट एनी कंडीशन, यू विल शो मी, आई विल पे यू। कब? एट ए टाइम देयर इन लिमिटेड, जिस टाइम में लिख दिया होगा कि 3 महीने के अंदर दूंगा तो लिमिटेड टाइम हो गया। ऑन डिमांड हो सकता, या ऑन डिमांड जब आप डिमांड करो तब दूंगा, एट साइट जब भी दिखा दोगे तब दूंगा, सही है। तो 3 बात हो गई, इसको ऐसे समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोमिसरी नोट मीन्स व्हाट? एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाई द मेकर एंगेजेस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली को भूल जाइएगा जब फेल होना हो तब, अदरवाइज याद रखिए एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मीन्स विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। वो ये नहीं कहेगा ऐसा करोगे तो मैं आपको दूंगा, नो, दिस इज एब्सोल्यूट प्रॉमिस टू पे ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी। एंड कब? इन पे एट द टाइम देयर इन लिमिटेड, ऑन डिमांड, एट साइट। एंड द क्वेश्चन फॉर यू इज दिस, प्रोमिसरी नोट्स मीन्स, मीनिंग पर, promissory note means any instrument whereby the maker engages absolutely to pay a specified sum of money to another, कब? At the time of their limited, on demand, at sight, या any of the above। बन गया क्वेश्चन? नहीं बन गया? These questions you will see in your exams। तो प्रैक्टिकल में दिखाई रहा हूँ आप लोगों को, कर लेंगे आप। नेक्स्ट, सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एप्लीकेशन। क्वेश्चन कैसे आएगा, कहाँ पर डिफाइंड है? 2L में डिफाइंड है। एंड दिस इज द क्वेश्चन, दिस एज डिफाइंड इन सेक्शन 2L ऑफ लिमिटेशन एक्ट, सूट इंक्लूड्स अपील, एप्लीकेशन, या नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी। ना अपील का इसमें आएगी और ना ही एप्लीकेशन आएगी। अब क्या है? टॉट, टॉट को लिमिटेशन एक्ट में डिफाइन करता है कैसे? टॉट मीन्स ए सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये ध्यान रखना, टॉट की डेफिनेशन जब लॉ ऑफ टॉट में पढ़ते हैं तो कई डेफिनेशन है यहाँ पे, उनमें से वन ऑफ द डेफिनेशन इज एज पर दी सेक्शन 2M ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ये हम पढ़ते हैं वहाँ पर। और फिर से क्रिटिकल एनालिसिस होता है, दिस डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट,
टॉर्ट की ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, बट हमने ऐसे पढ़ना है एज पर द लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 2M में कैसे बताया टॉर्ट को, वी विल हैव टू रीड इट एज इट इज। एज पर द सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, टॉर्ट मीन्स ए सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसको ऐसे देखिए आप, टॉर्ट क्या है, मीन्स ए सिविल रॉन्ग, मीन्स इट इज नॉट ए क्रिमिनल रॉन्ग, इट इज ए सिविल रॉन्ग। कैसा, जो कि विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना हो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो, तो जो बचेगा वो सिविल रॉन्ग टॉर्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2M लिमिटेशन एक्ट। हालांकि दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। क्वेश्चन कैसे आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डिफाइंस टॉर्ट, सेक्शन 2M। मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को कि क्यों क्वेश्चन दिखा रहा हूं इस तरीके से, ताकि आपको आइडिया लग जाए आपको किस तरीके से पढ़ना है। अब आप भूलोगे नहीं कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और ये आए हुए क्वेश्चन हैं यहाँ पर इस तरीके से। टॉर्ट की डेफिनेशन आ गई, दो क्या है क्वेश्चन, टॉर्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2M। जब भी एग्जाम में आए इसको पूरा क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि टॉर्ट की डेफिनेशंस अलग अलग हैं। यहाँ पर पूछिए एज डिफाइंड इन सेक्शन 2M, क्वेश्चन में पेपर में एग्जाम में वो हेडिंग नहीं देंगे कि लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं अब, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अच्छा भाव वाली है। आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पूरा, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें टॉर्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2M। कर लेंगे, सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एन, ट्रस्टी। ट्रस्टी में कौन कौन नहीं होगा, क्वेश्चन देख के समझ आएगा। पहले देखिए क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, ट्रस्टी एज डिफाइंड इन सेक्शन दिस डज नॉट इंक्लूड। ट्रस्टी की डेफिनेशन में क्या क्या नहीं आते, तो पता कैसे चलेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी 2N की। अब समझ लीजिए कौन कौन नहीं आते, बेनामीदार। समझते हैं बेनामीदार कौन होता है, बेनामी ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैडम एक करोड़पति अरबपति हसामी है, सामने सबसे आगे बैठी है ये, ऐसा मान लीजिए। अब इनको लगता है कि अगर मैं सारी प्रॉपर्टी, इनके ब्लैक मनी बहुत है इनके पास, ये एग्जाम्पल है, तो ब्लैक मनी है इनके पास। अब ये क्या करती हैं, सपोज करो आप इनके यहाँ काम करती हैं, इनके असिस्टेंट हैं आप, तो उनका चलो ठीक है मुझे 1 करोड़ का बंगला खरीदना है, आपके नाम पर खरीद देते हैं। चलिए समझिए, मैं बेनामीदार समझा रहा हूँ आपको। बेनामीदार का मतलब ये है, सपोज कीजिए कि मेरे पास पैसा बहुत है, बट मैं टैक्स को इवेड करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू शो इट ऑन माय डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने प्रॉपर्टी अपने किसी असिस्टेंट के नाम पे खरीद ली, उसकी इतनी औकात नहीं है, वो ड्राइवर है, वो पियोन है, वो क्लर्क है, ही कैन नॉट बाई सच ए प्रॉपर्टी कि भाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ले, 50 लाख की खरीद ले। आई परचेज इन हिज नेम, तो ऑन पेपर किसका नाम है, उसका नाम है, बट एक्चुअल ओनर मैं हूं उसका, तो उसको हम बोलते हैं बेनामीदार। समझ में आई बात, तो सच ए पर्सन डज नॉट कम इनटू द डेफिनेशन ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड बेनामीदार। सेकंड क्या है, ए मोर्टगेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द मोर्टगेज हैज बीन सेटिस्फाइड। मोर्टगेजी कौन, और मोर्टगेजर पढ़े होंगे आपने टीपीए में। मोर्टगेजर होता है जो प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, मोर्टगेजी वही है जिन्होंने प्रॉपर्टी अपने गिरवी रख ली। अब सारे पैसे दे, सारी बात आ गई आपके पास, लेकिन आपके पास कब्जे में, यू आर द मोर्टगेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द मोर्टगेज हैज बीन सेटिस्फाइड, मतलब आपसे जो लोन लिया था, जो सिक्योरिटी ली थी, वापस कर दी आपको, फिर भी प्रॉपर्टी रिमेन्ड इन योर पोजेशन, तो यू वर द मोर्टगेजी एंड नाउ यू आर इन पोजेशन आफ्टर द मोर्टगेज हैज बीन सेटिस्फाइड। नहीं करेंगे, नहीं यही समझ बात। सही है, देखिए मुझे पैसे लेने हैं लोन, मैंने कहा मैडम आपके पास है कि मैडम मुझे 10 लाख की ज़रूरत है। सर आप टीचर होंगे हमारे, लेकिन यहाँ बात है पैसे की, आपको कोई प्रॉपर्टी मोर्टगेज करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी, अपना फ्लैट आपके पास मोर्टगेज रख दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए, आई एम मोर्टगेजर, यू आर मोर्टगेजी, क्लियर। आई रिटर्न योर 10 लाख रुपीज़, मोर्टगेज हैज बीन सेटिस्फाइड, बट यू आर नॉट रिटर्निंग माई प्रॉपर्टी।
तो यू आर ए मॉर्गेजी रिमेनिंग इन पोजेशन, तो नाउ यू आर नॉट इन ट्रस्ट, यू आर नॉट ट्रस्टी, यू विल नॉट कम इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रस्टी। समझ में आ गई बात? ए पर्सन इन wrongful possession without title, if a person is occupying is in possession of a property, wrongful possession में है, टाइटल नहीं है उसके पास, तो he cannot say himself कि that he is the trustee of the owner। जिसका टाइटल है वो उसका ट्रस्टी है, वो ये नहीं कह सकता। तो ट्रस्टी में कौन कौन नहीं आते? बेनामीदार, मॉर्गेज इन पोजेशन एंड द पर्सन इन wrongful possession। ये आप याद कर लोगे आप। 2n क्या क्वेश्चन आया? विच सेक्शन डिफाइंस 2n एंड विच आर नॉट इंक्लूडेड ABC ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे सेक्शन 1 एंड 2 बहुत सारे प्रीलिम्स से क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। ट्रस्टी की डेफिनेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, जो मैंने समझाई आपको। बॉन्ड और बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड हुंडई और चेक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डेट ऑफ एनफोर्समेंट याद रखिए, ये याद रखिए कहाँ कहाँ पर एक्सटेंड करता है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है? 1/1/1964 है। नाम क्या है? लिमिटेशन एक्ट 1963 है। तो ये सारे क्वेश्चन मोटे मोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग कर लेंगे आप लोग। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने लेक्चर, मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एंड फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रा याद कीजिए कि आपने लास्ट टाइम रिवीजन कब किया था। देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। देखिए, इसको देखिए अच्छे तरीके से। हमें पढ़ाई हमेशा इस तरीके से करनी चाहिए। थोड़ा कोर्स आगे बढ़ाया, फिर हमने बैक टाइम में ये रिवीजन की वो है। फिर हमने थोड़ा आगे बढ़ा, फिर हमने रिवीजन किया, फिर हमने थोड़ा कोर्स आगे बढ़ाया, फिर हमने रिवीजन किया। इस तरीके से, इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखना आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। ये आप जरूर कीजिएगा आपके इसमें। सो जितना कोर्स आप पढ़ते आए हैं उतने कोर्स को अब रिवाइज जरूर करते चले। चलिए ठीक है, कर लेंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच।